शो में साथ देने का शुक्रिया। सवाल शामिल करेंगे और ऑस्ट्रेलिया से उमर का सवाल उम्र से मुतालिक। ये इमरान खान का इतना जो इसको निकालना चाहते हैं, तो वैसे ही पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास कर लें, जैसे एज की, वोटर की एज की डिफरेंस की कर रहे हैं, तो कोई भी जो पार्लियामेंटेरियन जो 70 से ऊपर हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इस तरह जो अभी इनकी मेजोरिटी भी है पार्लियामेंट में, तो बिल पास करवा के तो इमरान खान को बड़े आराम से बाहर निकाल सकते हैं। आप इनको रास्ते दिखा रहे हैं। अच्छा, अब अर्जी है कि इमरान को निकाला तो शहबाज शरीफ को भी निकालना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ, बहुत सारे लोग और भी लगे जाएंगे। 70 से ऊपर अगर कोई कानून ऐसा पास किया तो पहली बात तो ये है कि क्या ये चाहेंगे कि ये भी आउट हो जाए। मगर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि खान जो है उसको आपने आउट भी कर दिया फ्रॉम फाइटिंग द इलेक्शन। वो बाहर बैठ के सारा वो चला लेगा। आपने देखा नहीं, उसने बाहर बैठ के केपी चलाया, कितने साल चलाया उसने बाहर बैठ के, जो चाहता था वो कर लेता। जेल से बैठ के केपी चला रहा है वो। तो उसको आप बाहर बैठा भी देंगे तो ही इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी। वो जिसको चाहेगा नॉमिनेट कर देगा, जिसको चाहेगा। जब आप जैसे आपने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बाहर निकाला था, तो उन्होंने बाहर के बाद अपना प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया था। सारी काबीना उन्होंने बना ली थी बाहर बैठ के। तो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनको आउट करते हैं इस तरीके के साथ। नहीं, एक ही तरीका आउट करने का, वो है अवाम रिजेक्ट कर दे, और वो अभी सूरत हाल नहीं है। ठीक है, तो क्या चांसेस हैं इसके? उमर, आपको जवाब मिल गया। अब अवैस लाहौर से। सर मैं आपका काफ़ी पुराना लिसनर हूँ और आई एम जनरेशन एक्स, जो आज की लैंग्वेज में कहते हैं। फॉर दिस जनरेशन एज वेल एज फॉर जी एंड द अल्फाज, एक ख्वाहिश थी मेरी कि आप किसी दिन जनरल वहीद काकड़ की स्टोरी और उस टाइम पीरियड की स्टोरी किसी दिन सुनाएं, बिकॉज इट कवर्स सो मच एंड इट्स सो रिलेटेड टू द करंट सिनेरियोज एज वेल, द डिसीजन मेकिंग एंड ऑल दैट। आई थिंक बहुत अपडेट होगी, और शायद आपकी एक इस तरह की डिटेल के पीछे लोग हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें, देखना शुरू करें। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा एक केस स्टडी होगी अगर आप इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अच्छा, जनरल वहीद काकड़, उसकी कहानी। अच्छा, ऐसे है जी कि जनरल आसिफ नवाज़ को ग़ुलाम इसाक ने नॉमिनेट किया था जनरल बेग असलम बेग की रिटायरमेंट के बाद कि वो आर्मी चीफ बनेंगे। उस वक्त नवाज़ शरीफ और प्रेसिडेंट ग़ुलाम इसाक की आपस में झगड़ा हो गया। नवाज़ शरीफ कहते थे कि नहीं, मेरा हक़ है मैं किसको अपॉइंट करूं, और मैं आसिफ नवाज़ को नहीं अपॉइंट करना चाहता। उनके जहन में कोई और जनरल थे, ख़ुसूसन लाहौर के कोई को कमांडर थे। ग़ुलाम इसाक ने कहा नो, ये मेरी डिस्क्रेशनरी पावर है अंडर द 8th अमेंडमेंट, ये मैं नॉमिनेट करूँगा, तुम नहीं। तो इसके ऊपर झगड़ा हो गया था आपस में। जब ये झगड़ा हो गया तो फिर ग़ुलाम इसाक ने ये कहा कि ठीक है, क्योंकि जनरल आसिफ नवाज़ एक्सरसाइज करते करते उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उस वक़्त ये झगड़ा शुरू हो गया। बना तो दिया था उन्होंने, नवाज़ शरीफ साहब उस वक़्त शायद हमीद गुल को बनाना चाह रहे थे। ग़ुलाम इसाक ने हमीद गुल को नहीं बनाया, उन्होंने आसिफ नवाज़ को बना दिया। जब आसिफ नवाज़ 93 में वफ़ात पा गए विद हिज़ बूट्स ऑन, तो फिर ये झगड़ा शुरू हो गया कि जी अब जो है वो नवाज़ शरीफ साहब कहने लगे मैंने फ़लाने को लगाना है, और ये कहने लगे नहीं। तो फिर इन्होंने सोचा कि जो मेन कोर कमांडर्स हैं उनमें से किसी को नहीं, तो इन्होंने एक 5th जूनियर जनरल वहीद काकड़, जो क्वेटा में उस वक्त कोर कमांडर थे, उनको सेलेक्ट किया और कहा कि ये बड़ा ए पॉलिटिकल है, इसके कोई सियासी क्रेडेंशियल्स नहीं है, ना लाइक्स हैं ना डिसलाइक्स हैं, प्रोफेशनल सोल्जर है और पश्तून भी है, अल्लाह खैर सल्ला, मैं इनको नॉमिनेट करता हूँ। उसके ऊपर फिर उन्होंने नॉमिनेट तो कर दिया, मगर बैड ब्लड हो गया इनका आपस में, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे। जब ये झगड़ने लगे और तो मेरा ख्याल प्रेसिडेंट इसाक ने ये कहा कि इसको निकालो, उसके ख़िलाफ़ उकसा दिया उसकी पार्टी के अंदर लोगों को, और मियाँ साहब ने काउंटर अटैक किया। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। आर्मी चीफ उस वक्त जनरल वहीद काकड़ थे और DGISI उस वक्त जनरल काजी थे, जनरल जावेद काजी। और इन दोनों ने जाकर समझाया नवाज शरीफ साहब को कि यार प्रेसिडेंट ना लड़ो। प्रेसिडेंट को छड़ाया कि यार प्राइम मिनिस्टर से मत लड़ें आप। वो दोनों नहीं मानते थे। फिर ये हुआ, अच्छा जी ठीक है, ग़ुलाम इसाक ने कहा कि इसको निकाल दें आप, इसको कहे घर जाए तो मैं भी चला जाऊँगा। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, इसको कहे पहले ये जाए फिर मैं चला जाऊँगा, अदरवाइज तो ये लड़ाई झगड़े चलेंगे। फिर ये हुआ कि ये दोनों जनरल काकड़ और जनरल जावेद,
ये दोनों गए प्रेसिडेंट साहब के पास और नवाज शरीफ साहब के पास, हाँ। और जाके उन्होंने ये तय करवाया कि दोनों एक ही वक्त दोनों जाएंगे। इन्होंने ये करवाया। मुझे याद है वो दिन कि पहले प्रेसिडेंसी जाते थे, जी। फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते थे, फिर प्रेसिडेंसी जाते थे, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो इवेंचुअली यही हुआ कि मियाँ साहब चले गए एंड इसाक खान भी चले गए, जी। और फिर एक नई हुकूमत यहाँ 90 दिन के अंदर फिर इंतखाबात करवा के इन्होंने काम फिर अपना पूरा मोइन किया। कुरैशी साहब जी, और उस वसीम वक्त सजाद उधर प्रेसिडेंट की जगह आ गए और इधर मोइन कुरैशी साहब आ गए। मगर इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। जी। ये तो हो गया, वहीद काकड़ साहब उसके बाद भी 2 साल गालबन 2 साल आर्मी चीफ रहे और बड़े ए पोलिटिकल थे। उस वक्त एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट में आ गई 93 में इलेक्शंस के बाद, और उन्होंने कराची के अंदर बड़े मसले चल रहे थे, और उस वक्त फ़ौज जनरल आसिफ नवाज़ ने आर्मी को इन्वॉल्व किया हुआ था कराची में MQM को क्लीन अप करने के लिए, और अल्ताफ़ भाई भाग गए थे और बहुत सी चीज़ें हो रही थी। तो मोहतरमा ने फिर जनरल वहीद काकड़ ने मोहतरमा को कहा कि देखिए आर्मी को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, आप ऐसे करें रेंजर्स इस्तेमाल कर लें, पुलिस इस्तेमाल कर लें, मगर मैं फ़ौज को पुल आउट करना चाहता हूँ। तो उस वक्त मोहतरमा के पास उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर थे जनरल नसीरुल्लाह बाबर थे, वो भी एक रिटायर्ड मेजर जनरल थे। तो फिर बाबर साहब ने कहा ठीक है, मोहतरमा ने ये फैसला किया कि फ़ौज को विड्रॉ करना है, और विड्रॉ करके उन्होंने रेंजर्स को और पुलिस को वहाँ कराची में पावर्स दी, जिसकी वजह से उन्होंने फिर जो रह गया था मसला उसको क्लीन अप किया। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ही विड्रू दी आर्मी फ्रॉम देयर। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको बहुत लोगों को पता नहीं है, याद नहीं है, पता तो बहुत को लोगों को होगा। वो ये था कि जनरल आसिफ नवाज़ के ज़माने में DG ISI जनरल दुरानी थे, और जनरल दुरानी जो थे वो नवाज शरीफ साहब के ज़माने के थे, और मगर उससे पहले वो लगे हुए थे असद दुरानी साहब। तो नवाज शरीफ साहब ने जो बातें जो चलती हैं उनकी बात चल नहीं रही थी जनरल आसिफ नवाज़ के साथ, झगड़े चल रहे थे, और तो वो चाहते थे पता करना कि जनरल आसिफ नवाज़ कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, कोर कमांडर्स की मीटिंग के अंदर होता क्या है, क्या बातें होती हैं, मेरे ख़िलाफ़ होती हैं बातें, नहीं होती। तो वो जनरल दुरानी को उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट किया करो कि ये क्या होता है वहाँ। अब जनरल दुरानी ने सोचा उस वक्त कि यार मैं कितने फंसना पे, एक तरफ मेरी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की है, वो मुझे रिमूव भी कर सकता, लगा भी सकता है, दूसरी तरफ मैं फ़ौजी हूँ टेक्निकली मुझे आई एम अंडर द आर्मी चीफ, और अपॉइंटमेंट तो अपनी जगह पे, बट आई एम बेसिकली आर्मी मैन, तो हाउ कैन आई रिपोर्ट ऑन द आर्मी चीफ्स, आना जाना और ये बड़ी मुश्किल है। तो उन्होंने फिर कहा जनरल आसिफ नवाज़ को कि ये मसला बन गया है तो क्या करना है। तो जनरल आसिफ ने कहा कि देखो ये तुम्हारे पे ये प्रेशर रहेगा, बेहतर ये है कि मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूँ यहाँ से, और प्राइम मिनिस्टर अपना ISI चीफ लगाना चाहता है तो लगा ले, तुम्हारे ऊपर ये प्रेशर नहीं आएगा। तो जनरल दुरानी को उन्होंने मेरा ख्याल है ट्रेनिंग उसमें डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग की, उधर तब्दील कर दिया, और साथ प्रमोट भी कर दिया। उस वक्त वो मेजर जनरल थे, उनको एज लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोशन भी हो गई उनकी, और वो चले गए और वो बात वहाँ रह गई। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने एक दाढ़ी वाले जनरल जावेद नासिर को अपॉइंट कर दिया DG ISI, जिसके साथ और भी प्रॉब्लम्स बनने शुरू हो गए विद जनरल आसिफ, क्योंकि जनरल आसिफ ने 5 नाम भेजे थे, उसके अंदर जनरल नासिर का नाम सबसे आखिर पे था, बाकी सीनियर जनरल से नवाज शरीफ साहब ने सबसे वो आखिरी जनरल को उठा के लगा दिया DG ISI। उनका ख्याल था कि ये वो काम करेगा जो दुरानी साहब ने नहीं किया, तो उसके साथ और प्रॉब्लम्स हो गए जनरल आसिफ के। तो इसलिए ये सारी बातें चल रही थी जब ये सब कुछ हुआ। तो आई थिंक जनरल वहीद ने बाद में जब पता ये चला कि जनरल दुरानी जो हैं उनको जब वो रिटायर हुए, तो रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट भी मैं आपको बताऊं कैसे हुई। पता ये चला कि वो जब ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में थे तो उनके कुछ तल्लुकात या राब्ते हो गए थे पीपल्स पार्टी के साथ, जो कि जनरल वहीद को पसंद नहीं आए कि ये क्या बात है कि तुम यू आर सर्विंग जनरल और तुमने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खोली हुई हैं पीपल्स पार्टी के साथ। तो उनको फोर्सबली रिटायर कर दिया जनरल वहीद ने कि नहीं, पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। बाद में फिर पता चला कि जब मोहतरमा ने उनको रिटायरमेंट के बाद एम्बेसडर लगा दिया टू जर्मनी, तो कुछ थोड़ी बहुत कंफर्म होगी बात कि शायद जनरल दुरानी जो थे वो
थोड़े बहुत इन्वॉल्व थे इन ऑल दीज थिंग्स, बट आई थिंक वो फिर रह गया सारी। बट जनरल वहीद इन दिस सेंस बिल्कुल एपॉलिटिकल थे, और वो बिल्कुल कोई पॉलिटिक्स ना फौज के अंदर ना फौज के दरमियान किसी और अदारे के वो चाहते थे कि ये हो। सो ही वॉज अ वेरी क्लीन कट मॉडेस्ट सोल्जर, और उन्होंने वही रोल अदा किया। और उन्होंने एक्सटेंशन भी नहीं ली, उन्हें ऑफर भी की गई थी? नहीं, तो नहीं। ठीक, ये बड़ा अच्छा ये सवाल था। आपने बहुत अच्छी बात की, उनको ऑफर की थी मोहतरमा ने, जी। मगर उन्होंने कहा नो।